प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो प्यारे साथियों, आज फिर से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर के हम आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी इस डेरिवेशन को बहुत ध्यानपूर्वक से समझेंगे और साथ में इसके नोट्स भी तैयार ज़रूर से कर लेंगे। तो आइए इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। प्यारे साथियों, जो संधारित्र होता है और जो संधारित्र की धारिता होती है ये 5 से 6 टॉपिक होते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो उसी से संबंधित इसकी तीन डेरिवेशन है और ये इन 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन ज़रूर पूछी जाती है 95%। तो आइए इस लेक्चर के अंदर आज हम बहुत अच्छे तरीके से इस डेरिवेशन को समझाने की कोशिश करेंगे। जो है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इस लेक्चर के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आंशिक परावैद्युत युक्त, यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र हम इस डेरिवेशन के अंदर लेंगे। और जो समांतर प्लेट संधारित्र हम लेंगे उसकी एक प्लेट पर धनावेश लेंगे और एक प्लेट पर ऋणावेश लेंगे। तो आइए इस को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र को लिया है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया है जिसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज है। आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र को ले लिया है जिसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज है। उसी प्रकार से हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज को दर्शा देंगे और इधर उसी प्रकार से निगेटिव चार्ज को यहाँ पर दर्शा देंगे। जिस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है उसी प्रकार से जो दूसरी प्लेट है उस पर निगेटिव चार्ज को दर्शा दिया है। पर इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, यानी कि सेम मात्रा में आवेश यहाँ पर उपस्थित होता है, परंतु बस इनकी जो विपरीत प्रकृति होती है, लेकिन इनका जो परिणाम होता है, इसका जो परिमाण होता है वो समान होता है, यानी कि सेम मात्रा में आवेश उपस्थित होता है, लेकिन इनकी जो प्रकृति होगी वो विपरीत होगी, यानी कि एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। अब आगे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपके माइंड में सवाल आया होगा कि जो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैंने दर्शाया है वो कहाँ से आया है। तो आपको बता देती हूँ कि किसी बैटरी के माध्यम से इस प्लेट को धनावेशित किया गया है, यानी कि इधर कोई बैटरी रखी होगी जिसके माध्यम से इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। लेकिन उसी प्रकार से जो हमारी निगेटिव प्लेट है उसको हम भू संपर्कित कर देते हैं, यानी कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है और निगेटिव चार्ज इस धनावेश के कारण इस सतह के भीतरी सतह पर नज़र आता है। तो जो दूसरी प्लेट होगी उसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। ये इस प्रकार से हमने इसको भू संपर्कित कर दिया है। जो हमने दो समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पर लिया है, इसकी एक प्लेट को मैं x से प्रदर्शित कर देती हूँ और एक प्लेट को मैं y से प्रदर्शित कर देती हूँ। अब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर मैंने लिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी एक प्लेट पर धनावेश है और एक प्लेट पर ऋणावेश है। जो धनावेश प्लेट है इसको किसी बैटरी के माध्यम से धनावेशित किया गया है, लेकिन जो हमारी निगेटिव प्लेट है उसको हम भू संपर्कित कर देते हैं, यानी कि इस प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है और जो निगेटिव चार्ज होता है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस प्लेट की भीतरी सतह पर आ जाता है। अब बात आती है कि जो ये दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी होती है वो स्मॉल d होती है।
अब आप यहाँ इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कहा गया है कि आंशिक परावैद्युत युक्त, यानी कि जो ये दो प्लेटें यहाँ पर ली गई है, उन दोनों प्लेटों के मध्य हमें एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रखना होगा। इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि आंशिक परावैद्युत युक्त, यानी कि इन दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो उसी को मानते हुए मैंने इन दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रख दिया है। यह है हमारी परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी जिसकी मोटाई T होगी, यानी कि जो यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को लिया गया है साथियों, इसकी जो मोटाई होगी वो T होगी, यानी कि T मोटाई की ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी इन दोनों प्लेटों के मध्य रखी जाती है। ये हमारी T मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी यहाँ पर रख दी गई है। अब आपने कहीं पर पढ़ा होगा, अगर नहीं भी आपको मालूम है तो मैं बता देती हूँ कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि प्रत्येक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ का माध्यम है और एक वायु माध्यम है। तो जो ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी यहाँ पर रखी गई है जिसका परावैद्युतांक K होता है, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो E2 होता है, और जो बाहर का ये वायु क्षेत्र है ये E1 होगा और इधर भी E1 होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया है जिसकी एक प्लेट पर धनावेश है और एक प्लेट पर ऋणावेश है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है, तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने इन दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रख दिया गया है जिसका परावैद्युतांक K होता है, और इसकी जो मोटाई होगी वो T होती है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होता है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्रत्येक माध्यम में उसका मान अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वायु क्षेत्र है और यहाँ पर इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर अलग माध्यम है, क्योंकि इसके बाहर अलग माध्यम है और परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के अंदर अलग माध्यम है। तो इन दोनों माध्यमों में जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान भी अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के बाहर का माध्यम है उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 होगा, और जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है इसके अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E2 होगा। आई होप यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की कि इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे ताकि हमें रटने की ज़रूरत ना हो। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि जो बातें मैंने यहाँ पर आपको समझाई है सेम वही बातें अगर आप थ्योरी में बनाकर यहाँ पर लिख देते हैं तो वो काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप लिखिएगा। मैं एक बार बोल कर के बता देती हूँ कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी X प्लेट पर प्लस Q आवेश है और Y प्लेट पर माइनस का Q आवेश है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों के बीच में एक T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है जिसका परावैद्युतांक K होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र X व Y से मिलकर बना है।
जिसकी एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है, जिसका परावैद्युतांक के है। आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको समझाया है सेम वही बातें मैंने थ्योरी में ऐड कर दी है। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स व वाई से मिलकर बना है, जिसकी एक्स प्लेट पर प्लस का क्यू आवेश तथा वाई प्लेट पर माइनस का क्यू आवेश उपस्थित है और दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है, जिसका परावैद्युतांक के होता है। अब आगे इसको हम सोल्व करते हैं। आप समझिएगा कि सबसे पहले हमें इसका जो चित्र है, जो इसका फिगर है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है और देन उसके बाद हमने जो इसकी थ्योरी थी उसको भी आपको लिख कर के बता दिया है। अब बात आती है कि जो इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र है, एक वायु वैद्युत क्षेत्र है और एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के अंदर का वैद्युत क्षेत्र है। तो दोनों का मान अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ वायु के द्वारा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र, वायु क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, E1 बराबर के। आप यहाँ पर समझिएगा कि जो वायु इतने में है, लेकिन जो बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, इसके अंदर का माध्यम है परावैद्युत माध्यम, लेकिन जो अदर जितना भी क्षेत्र यहाँ पर बचा हुआ है वो सारा वायु क्षेत्र है। तो इस वायु क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो होगा E1 बराबर के सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि आप जानते हैं कि सिग्मा अपॉन होता है Q बटे A, तो उसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। क्योंकि आपने कहीं पर पढ़ा होगा, पिछली ही क्लासेस में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो इस सिग्मा के स्थान पर मैंने रख दिया है Q अपॉन A। उसी प्रकार से हम निकालेंगे परावैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जो पट्टी है इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि परावैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र होगा प्यारे साथियों E2 बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट।
अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि परावैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E2 बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा। के इसलिए लिखा है क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी यहाँ पर दी गई है इसका परावैद्युतांक के है, तो इसी के अंदर का हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे के। चूँकि आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया है और जस्ट अब इसके बाद हम निकालेंगे वैद्युत विभवांतर, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर आप ध्यान से समझिएगा वो होगा V बराबर के E1 D माइनस के T प्लस के E2 इंटू में T। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि E1 इंटू डी माइनस टी किस प्रकार से लिखा है, तो आप इस चित्र के माध्यम से समझिएगा। इस चित्र में आप समझिएगा, देखिए हम निकाल रहे हैं E1 का मान, या E1 क्या है, वायु क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र। तो आप ध्यान से समझिएगा जो E1 होगा, E1 किस प्रकार से इतना इधर है और इतना इधर है, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। तो जब इस D में से इस T मोटाई की पट्टी को हटा देंगे तो जो हमारा निकल कर के आएगा वो E1 निकल कर के आ जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा कि जो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, तो जब इस E1 को हमें निकालना है तो इस पूरी D में से इस पट्टी को हटा देंगे तो हमारा E1 का मान निकल कर के आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने वहाँ पर लिखा है, यानी कि D में से जब हम T मोटाई की पट्टी को माइनस कर देंगे तो E1 का मान हमारा निकल कर के आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने यहाँ पर इसको माइनस किया है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि जब V बराबर के E1 का जो मान था हमारा वो है प्यारे साथियों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और D माइनस T इसी प्रकार से रहेगा, और प्लस के E2 का जो मान है वो है हमारा Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट इंटू में होगा T। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो जब सेम संख्या होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो मैं यहाँ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लेती हूँ और अंदर बचेगा हमारा D माइनस के T, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा प्लस के T अपॉन K, क्योंकि ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A था यहाँ से बाहर चला गया है और ऊपर बचा केवल T अपॉन K। अब बात आती है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है इसकी धारिता क्या होती है। सबसे पहले आप फिगर बनाते हैं, उसके बाद इस की थ्योरी लिखते हैं और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना होता है, और फिर उसके बाद वैद्युत विभवांतर निकालते हैं और देन उसके बाद फिर वैद्युत धारिता निकाल देते हैं, तो हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो हमने इसका चित्र भी बना लिया है, इसकी थ्योरी भी हमने यहाँ पर लिख ली है और इसका वैद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया है, और फाइनली अब वैद्युत विभवांतर भी निकाल लिया है। अब बात आती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समांतर
संधारित्र की धारिता, इसका जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर के Q/V। आप ध्यान से समझिएगा कि C बराबर के Q/V। C होता है संधारित्र की धारिता, Q होता है आवेश और V होता है वैद्युत विभवांतर। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा आएगा C बराबर Q, उसी प्रकार से यहाँ पर उपस्थित रहेगा और V जो है, V का मान ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो इस V के स्थान पर इस V के मान को हम रख देंगे। तो जो V का मान है वो है हमारा Q/ε0A कोष्टक D-T और प्लस के T/K। अब आप ध्यान से समझिएगा कि जो Q यहाँ पर दिया गया है और एक Q यहाँ पर दिया गया है, तो 1 बार इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो C बराबर के ऊपर बचेगा 1 और यहाँ पर भी बचेगा 1, अपॉन में आ जाएगा ε0A और यहाँ पर आ जाएगा D-T प्लस के T/K। अब आप यहाँ पर फाइनली अब ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने वाला है। अब ये इसके भाग में है, जो भाग में होता है उसकी हम ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ε0A अपॉन में, ये तो ऊपर चला गया, अब नीचे बचा केवल D-T प्लस के T/K। और यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। जो हमारी यहाँ पर एक डेरिवेशन आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ी है वो थी आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको हमने आसान तरीके से समझा है और मैं आप सभी से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको बहुत ध्यानपूर्वक से समझा होगा और आप इसका मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन करेंगे तो ये आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी। और तो अंत में यही कहूँगी कि आप फिजिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। और आप सभी से यही कहती हूँ कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ज़रूर।